हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू नर्सिंग पीट। दोस्तों, कल की क्लास में हमने देखा था यूरिनरी सिस्टम, जिसमें हमने क्या देखा था, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर एसोसिएटेड होते हैं। एक बार कल की क्लास को हम फिर 5 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से मेन ऑर्गन्स हैं? 4 मेन ऑर्गन्स हैं जिनके नाम हैं 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा। किडनी की पोजीशन कहाँ पर है? किडनी हमारा एब्डोमिनल कैविटी में है, बिहाइंड द पेरिटोनियम एंड बिलो द डायफ्राम। एक्सटेंड कहाँ से हो रही है? 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर के 3rd लंबर वर्टिब्रा तक। वर्टिब्रा के दोनों साइड में एक एक किडनी प्रेजेंट होती है। राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे होती है। क्यों होती है? मैंने आपको कल बताया था। लेंथ 11 से 14 सेंटीमीटर, विड्थ लगभग 6 सेंटीमीटर और इसका थिकनेस जो है लगभग 3 सेंटीमीटर होता है। वेट मेल फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में 125 से 170 ग्राम तक और फीमेल में 115 से 155 ग्राम तक। एवरेज वेट इसका कितना होता है? 150 ग्राम। नेक्स्ट क्या देखा था हमने? कौन कौन से ऑर्गन्स एसोसिएटेड होते हैं इसके साथ? राइट और लेफ्ट दोनों साइड में सुपीरियरली राइट और लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड होता है। पोस्टीरियरी दोनों साइड में क्या होता है? डायफ्राम और मसल्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। एंटीरियरली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। राइट किडनी के पास ड्यूडेनम आता है, लोअर लोब ऑफ लीवर आता है और हिपैटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन आता है। लेफ्ट साइड में क्या आता है? स्टोमक आता है, स्प्लीन आता है, स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन आता है और पैनक्रियाज आता है और जुजनम आता है। उसके बाद क्या देखा था हमने? किडनी का ग्रॉस स्ट्रक्चर। किडनी को जब कट करते हैं तो वो किस तरह का दिखाई देता है और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट हमने क्या देखा था? यूरेटर। यूरेटर क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेंथ 25 से 30 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर लगभग 3 से 6 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर बोला जाता है। एवरेज लेंथ 3 मिलीमीटर बोला जाता है, कभी कभी वेरी करता है। 3 तरह की मसल से मिलकर के बना होता है। फाइब्रस, आउटर मसल फाइब्रस, इनर मसल स्मूथ और इनर मसल ट्रांसिजनल एपिथेलियम और मिडिल मसल स्मूथ मसल की बनी होती है। फंक्शन क्या होता है इसका? यूरिन को किडनी से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर में पासेज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्या देखता? यूरिनरी ब्लैडर ये पियर शेप का एक बॉल या बलून की तरह होता है, बॉल की तरह होता है, जो स्टोरेज का काम करता है यूरिन के लिए, रिजर्वॉयर की तरह काम करता है। 3 तरह की मसल लेयर्स होती हैं। आउटर मसल लूज कनेक्टिव टिश्यू की, मिडिल मसल स्मूथ मसल्स की और इनर लेयर ट्रांसिजनल एपिथेलियल की होती है। काम क्या होता है इसका? यूरिन को कलेक्ट करना। नेक्स्ट इसके बाद क्या था? यूरेटर, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। मेल में 19 से 20 सेंटीमीटर तक होती है, फीमेल में छोटी होती है, लगभग 4 सेंटीमीटर की। डायमीटर इसका लगभग 6 मिलीमीटर तक होता है। फंक्शन क्या है इसका? यूरिनरी ब्लैडर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यूरिन को पास आउट कर देना। फिर क्या देखा था? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन कैसा दिखाई देता है? ब्लड वेसल्स आती हैं इसके अंदर। अंदर जो ये आपको गुच्छे जैसा दिखाई दे रहा है वो है हमारा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जिसके अंदर रेस्ट करता है वो है ग्लोमेरुलर कैप्सूल। उसके बाद फिर इसके ट्यूब्यूल्स आते हैं और कुछ कैपिलरीज आती हैं इसके अंदर। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों कि किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई कैसे होती है। किडनी के अंदर जो रीनल ब्लड सप्लाई लेकर के आती है उसको बोला जाता है रीनल आर्टरी। रीनल ब्लड सप्लाई इज डन बाय रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी क्या करती है? जो हमारा एरोटा से निकलती है तो जब किडनी के पास आती है तो रीनल आर्टरी कन्वर्ट होती है और उसकी ब्रांचेस बन जाती हैं। ये क्या होता है? रीनल आर्टरी आई और ये ब्रांचेस बन जा रही हैं। ये कहां पर रेस्ट करती हैं? जो हमारा ग्लोमेरुलस कैप्सूल था
ग्लोमेरुलर कैप्सूल जो था, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर दोस्तों क्या था, जो मैगी नूडल्स या गुच्छे की तरह दिखाई दे रहा था उसको क्या बोलते थे, ग्लो ग्लोमेरुलस। रीनल आर्टरी जब इसके अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर आती है, ग्लोमेरुलस क्या है, ये छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जो आर्टरी ब्रांचेस में बटने के बाद ग्लोमेरुलस में आती है, उसको बोला जाता है, इसको इसको बोला जाता है एफरेंट आर्टीरियोल्स। एफरेंट आर्टीरियोल्स। और जब ग्लोमेरुलस में एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड को एम्प्टी करता है, उसके बाद जब ग्लोमेरुलस से ब्लड वापस जाता है, उसको क्या, उस वेसल को बोला जाता है, जो यहां से वेसल वापस जा रही है, इसको बोला जाता है इफरेंट आर्टीरियोल्स। इफरेंट आर्टीरियोल्स। दोस्तों एक चीज ध्यान देना, एफरेंट आर्टीरियोल्स का डायमीटर इफरेंट आर्टीरियोल्स के डायमीटर से ज्यादा होता है, इसी वजह से यहां पर फिल्ट्रेशन का काम स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर ये छोटी छोटी कैपिलरीज में बढ़ती है और सारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सारे जो भी इसके अंदर वेस्टेज है, इसका एक्सचेंज होने के बाद क्या होती है, वापस जाती है कहां पर, जिस तरह से आर्टरीज आती है उसी तरह से रीनल वेन आती है। यहां पर रीनल वेन आ रही है, रीनल वेन आ रही है, क्या करती है, ये है रीनल वेन। रीनल वेन वापस ब्लड को इंफीरियर सुपीरियर क्या सॉरी जो ब्लड वेसल हमारी लोअर बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड लेकर के जाती है, उसके अंदर ये ब्लड को ड्रॉप करती है, जिसका नाम है इंफीरियर वेना केवा। कहां लेकर के जाती है ये, इंफीरियर वेना केवा के अंदर। तो ब्लड सप्लाई आपको समझ में आई, हमारा एरोटा से ब्लड आता है, उसके बाद रीनल आर्टरी के द्वारा किडनी के अंदर जाता है, किडनी के अंदर हमारा जो ब्लड वेसल लेकर के जाती है उसको बोला जाता है एफरेंट आर्टरियोल्स। ये क्या करता है, जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है उसके अंदर ये एक्सचेंज फिल्ट्रेशन का काम करता है, और वहां से जब ब्लड निकलता है तो उसको बोला जाता है इफरेंट आर्टरियोल्स। वो क्या करता है, हमारा ब्लड को वापस रीनल वेन के अंदर डालता है, और रीनल वेन क्या करती है, इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रॉप कर देती है सारे ब्लड को। समझ में आया, दो ब्लड वेसल्स होती हैं, रीनल आर्टरी जो ऑक्सीडेटेड ब्लड को किडनी की तरफ ले जाती है, रीनल वेन जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड को किडनी से वापस इंफीरियर वेना केवा के द्वारा हार्ट की तरफ लेकर के जाती हैं। अब दोस्तों देखते हैं हमारा नर्व सप्लाई, या इसको प्लेक्सेस भी बोला जाता है। प्लेक्सेस होता है दोस्तों हमारा एक तरह का जाल जो नर्व्स का बना होता है, हमारी किडनी के अंदर नर्व्स किस तरह से सप्लाई कर रही है, किस तरह से फैला हुआ है, उसको दिखाता है। दोस्तों हमारी किडनी में नर्व्स का एक जाल फैला होता है, जो किसके द्वारा होता है, किस तरह से होता है, जिसमें सिंपैथेटिक भी होता है
और पैरासिम्पेथेटिक भी सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई भी होती है। और पैराथेटिक नर्व सप्लाई भी होती है। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर सेंसरी नर्व्स भी पाई जाती हैं। सेंसरी नर्व्स भी पाई जाती हैं जिसको एफरेंट नर्व्स भी बोला जाता है। एफरेंट नर्व्स भी बोला जाता है। अब दोस्तों इसके अंदर होता क्या है, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई हमारी ब्लड वेसल्स के साथ हमारी किडनी के अंदर इंटर करती है, ब्लड वेसल्स के साथ किडनी के अंदर इंटर करती है। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई का फंक्शन होता है सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई का फंक्शन होता है रीनल ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट क्या कंस्ट्रिक्शन करवाना, मतलब उसको पतला करवाना, या उसमें जो है जब पतला होता है उसमें कंस्ट्रक्शन होता है तो ब्लड आगे मूव करता है। तो हमारी सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई का क्या काम होता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्शन करवाना, या ये भी बोला जाए कि ये वैसो कंस्ट्रक्शन का काम करता है। हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम दोस्तों क्या करता है, ये वैसो डायलेशन का काम करता है। क्या करता है, ब्लड वेसल्स को फैलाता है जिससे कि हमारा ब्लड पहले सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता फैलता है, इससे हमारा ब्लड आगे मूव करता है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का क्या फंक्शन हो गया, वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है कौन, सिंपैथेटिक, और वैसो डायलेशन कराता है कौन, पैरासिम्पैथेटिक। सेंसरी नर्व का फंक्शन होता है दोस्तों हमारी किडनी का क्या हो रहा है या उसके अंदर क्या चल रहा है इसकी इंफॉर्मेशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट किडनी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। समझ में आया दोस्तों, क्या है, हमारी किडनी के अंदर सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई भी है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई भी है और सेंसरी नर्व्स की सप्लाई भी होती है। सिंपैथेटिक का फंक्शन क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्शन कराना, क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्शन जिसमें ब्लड वेसल्स सिकुड़ती हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई का फंक्शन क्या है, वैसो डायलेशन कराना जिससे ब्लड वेसल्स फैलती हैं। और सेंसरी नर्व्स का क्या फंक्शन होता है, हमारे किडनी की सारी इंफॉर्मेशन, किडनी के अंदर क्या चल रहा है, आयंस कम है या उसकी क्या कंडीशन है, इसकी इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाता है। समझ में आया, ये था दोस्तों हमारा ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। अब हम देखते हैं हमारी किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन कैसे होता है और रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है और फिर सिक्रीशन कैसे होता है। दोस्तों आपको जैसा मैंने बताया किडनी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है
किडनी की फंक्शनल यूनिट जो होती है उसको क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या काम करता है हमारा? जो भी ब्लड होता है उसको पूरा फिल्टर करता है, उसका जितना पार्ट्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा था? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था। ये आता है ट्यूब, फिर ये नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर क्या होता है? यहां पर हमारे ट्यूब्यूल्स बन जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है, इसके अंदर क्या है? ये ग्लोमेरुलस, ये हमारा नेफ्रॉन का क्या है? बोमन्स कैप्सूल, या इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? ग्लोमेरुलर कैप्सूल। इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा क्या? ये ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या काम करता है? होता क्या है ये दोनों? ये स्मॉल कैपिलरीज होती हैं, स्मॉल कैपिलरीज होती हैं। जब हमारा ब्लड इसके अंदर आता है तो क्या होता है? ठीक है, इतना साइज दिखाई दे रहा है? चलो, जब हमारा ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर आता है तो फिल्ट्रेशन का काम स्टार्ट हो जाता है। उस फिल्ट्रेशन में जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो और फ्लूइड क्या होता है? यहां से आगे पास हो जाता है, ग्लोमेरुलस के बाद आगे पास हो जाता है किसमें? बोमेन कैप्सूल के द्वारा, जो ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर पास होता है। लार्ज पार्टिकल्स जैसे ब्लड सेल्स या ग्लूकोज या प्रोटीन, ये जो हमारा ग्लोमेरुलस फिल्टर कर देता है और वापस ब्लड स्ट्रीम के अंदर भेज देता है। लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जैसे फ्लूइड हो गया, आयंस हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं? इसमें ग्लूकोज भी आता है, ये सारे क्या होते हैं? ट्यूब्यूल्स के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, उसमें अगर कोई एक बैट्समैन बहुत एक एरिया में स्ट्रांग होता है और वो एक ही एरिया में अच्छा शॉट खेलता है, तो क्या करते हैं दूसरी पार्टी वाले? अपने कई सारे फील्डर्स को वहां लगा देते हैं एक बैक टू बैक, ताकि अगर इससे मिस हो तो दूसरा पकड़े, दूसरे से मिस हो तो तीसरा पकड़े। सेम चीज न्यूरॉन्स भी करता है। ये हर जगह पर इसने अपने पॉइंट्स फिट कर रखे हैं कि यहाँ ये एरिया हमारा, अगर यहां से कुछ बच करके आगे जाएगा तो वो आगे वाला काम करेगा, उसके उससे बच करके आगे जाएगा तो उसके आगे वाला काम करेगा। तो हमारा जो है बोमेन्स कैप्सूल जब फिल्टर फिल्टर होकर के आता है ग्लोमेरुलस से तो आगे पास करता है। उसके बाद जो हमारा ये पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, ये क्या था? हमारे 3 पॉइंट थे। पहला ये ऊपर का हिस्सा, दूसरा नीचे का हिस्सा, और एक ये तीसरा हिस्सा। चौथा था हमारा ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पहला हमारा क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो नीचे वाला हिस्सा है ये हमारा क्या है? मेड्यूलरी लूप। मेड्यूलरी लूप। और जो ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है ये है डिस्टल
कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। समझ में आया? तो जब हमारा फिल्टर होने के बाद जो भी फ्लूइड और उसके अंदर जो भी बचा हुआ प्रोडक्ट है उसको फिल्ट्रेट बोला जाता है। जो भी बच करके अंदर जा रहा है उसको फिल्ट्रेट बोला जाएगा। तो हमारा जो फिल्ट्रेट है जब हमारा बोमेंस कैप्सूल से आगे बढ़ता है तो हमारा 60 to 70% यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। उसमें हमारे आयंस का फिल्ट्रेशन होता है और जो हमारा एक्सेस वाटर जा रहा होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। समझ में आया? जब यहां से जो बच करके आया तो हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमारा स्टार्ट होगा क्या? रीअब्जॉर्प्शन और उसका एक्सक्रीशन। उसके बाद आगे मूव करता है तो ये हमारा जो मेडुलरी लूप है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेडुलरी लूप को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इधर बनाते हैं। पहला है डिसेंडिंग मेडुलरी लूप और दूसरा है असेंडिंग मेडुलरी लूप। दोस्तों जो हिस्सा नीचे तक की तरफ जा रहा है ये हिस्सा डिसेंडिंग मेडुलरी लूप होता है और जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये है असेंडिंग मेडुलरी लूप। डिसेंडिंग मेडुलरी लूप का फंक्शन होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब नीचे की तरफ आता है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो जो हमारे आयंस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इनका एब्जॉर्प्शन वहां पे होता है। समझ में आया आपको? फिल्ट्रेशन में क्या होता है? ब्लड यहां पर आया, फिर ग्लोमेरुलस में, वहां से फिर बोमन्स कैप्सूल के द्वारा आगे ट्यूब्यूल्स में गया। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमारा 60 to 70% फिल्ट्रेशन होता है। उसमें जो भी आयंस होते हैं जो आगे होते हैं और हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं वो वापस रीअब्जॉर्ब होकर के ब्लड में चले जाते हैं। जब आगे बढ़ता है तो डिसेंडिंग मेडुलरी लूप में क्या होता है? जो हमारा वाटर्स होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और जो असेंडिंग लूप होती है वो क्या होता है? उसमें सोडियम और क्लोराइड जैसे आयंस का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। आगे जाते हैं हम जब तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में फिर से जो अमाउंट वापस आ रहा है, यहां से जो अमाउंट आगे मूव कर रहा है उसके अंदर जितना वाटर होता है और जो आयंस बचे होते हैं उसको फिर यहां पर एब्जॉर्प्शन करता है। जैसे मैंने बताया कि फिल्टर, इस फिल्टर से छूटा तो उसके पीछे वाला पकड़ता है, उसके पीछे छूटा तो उसके पीछे वाला पकड़ता है। तो यहां पर जो बचा हुआ आया वो यहां पर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल उसको वापस ब्लड के अंदर भेज देता है। अब जो बच करके आगे बढ़ा किसमें? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, उसमें मैक्सिमम पार्ट हमारा वाटर का होता है जो रीअब्जॉर्ब होकर के चला जाता है कहां पर? वापस ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो समझ में आया दोस्तों आपको? नेफ्रॉन के चार पार्ट्स जो होते हैं, बोमन कैप्सूल, उसके बाद फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मेडुलरी लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और पांचवा जो है हमारा कलेक्टिंग ट्यूब। ये सारे एक के बाद एक जो है उसको आयंस को और वाटर को रिटेंशन का काम करते हैं और वापस ब्लड स्ट्रीम में भेज देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं सिक्रीशन। इसका सिक्रीशन में क्या होता है? जो हमारा सिक्रीशन में आपको इधर बताता हूं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, इसमें क्या होता है?
जब हमारा यूरिन नेफ्रॉन के द्वारा फिल्टर होकर के हमारा नेफ्रॉन के अंदर आ गया, उसके बाद क्या होता है, पेपिला जो रीनल मेडुला और रीनल पिरामिड बनता है, उसके बाद रीनल पेपिला में आता है। रीनल पेपिला से फिर हमारा माइनर कैलिक्स में जाता है, माइनर कैलिक्स से फिर मेजर कैलिक्स में जाता है यूरिन, वहां से सारा कलेक्ट होता है रीनल पेल्विस में, और यूरेथ्रा के द्वारा कहाँ चला जाता है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर में जाने के बाद वहां से पास होता है कहाँ पर, यूरेथ्रा के द्वारा पूरी बॉडी से बाहर निकल जाता है। फिर से देख लें, किडनी में सारा यूरिन बन गया, उसके बाद 2 यूरेटर्स के द्वारा सारा यूरिन ब्लैडर में चला जाता है, और ब्लैडर से यूरेथ्रा के द्वारा हमारी बॉडी के बाहर निकल जाता है। दोस्तों अब हम देखते हैं रास मैकेनिज्म। ये रास मैकेनिज्म क्या होता है, हमारी बॉडी में जब भी हमारा बीपी किसी भी रीजन से लो होता है, बीपी या सोडियम आयन जब भी लो होता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। उसको मेंटेन करने के लिए एक बॉडी का मैकेनिज्म है जिसको रास मैकेनिज्म बोला जाता है। रास मैकेनिज्म का दोस्तों पूरा नाम है आर से रेनिन, ए से एंजियोटेंसिन, फिर ए से एल्डोस्टेरोन, और एस से सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। दोस्तों क्या होता है, एक ऑफिस की तरह काम करता है। सबसे ऊपर एक बॉस है, उसके बाद एक एम्प्लॉय है, जिनका एक चैनल है कि जब तक ये वाला एम्प्लॉय के पास काम नहीं जाएगा तब तक दूसरे वाले एम्प्लॉय के पास आगे मूव नहीं होगा या वो फंक्शन नहीं करेगा। हमारा मेन फंक्शन क्या होता है, अगर बीपी लो है तो बीपी को बढ़ाना। तो इसमें सारे मैकेनिज्म मिलकर के काम करते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, ये काम करता है, एक तरह की सीरीज होती है जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को कम करती है और क्या करती है, जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं उसको ये कन्वर्ट करती है। एंजाइम्स को एक तरह से कन्वर्ट करके कन्वर्जन करती है उसका। इट इज अ सीरीज ऑफ देन कन्वर्स। क्या होता है इसमें, जितने भी एंजाइम होते हैं वो एक दूसरे को जाकर के आगे कन्वर्स कर देते हैं या उसको एक्सीलरेट करते हैं कि वो कैसे काम करेगा। इसको समझते हैं एक फ्लो चार्ट के द्वारा। फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, हमारा ब्लड प्रेशर या सोडियम लो होता है। क्या होता है, ब्लड प्रेशर और सोडियम लो होता है। उसके बाद क्या होता है, किडनी को लगता है कि हाँ बीपी लो हुआ है, तो वो एक रेनिन एंजाइम सीक्रेट करती है। क्या होता है, किडनी सीक्रेट रेनिन एंजाइम। समझ में आया क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर लो हुआ तो हमारी किडनी जो है रेनिन एंजाइम सीक्रेट करती है। रेनिन क्या करता है दोस्तों,
हमारे लीवर में एक प्रोटीन बनता है जिसको बोला जाता है एंजियोटेंसिनोजन। तो रेनिन कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 में। अब अभी भी दोस्तों ये खुद से बीपी को नॉर्मल करने के लिए काफी नहीं है। तो ये क्या करता है, इसके लिए क्या होता है, एक और एंजाइम जिसको बोला जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम या ACE, एस। एंजियोटेंसिन एंजाइम convert angiotensin 1 into angiotensin एंजियोटेंसिन 2। क्या काम करती है ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम? ये एंजाइम दोस्तों हमारे लंग्स में पाया जाता है और कुछ ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। ये क्या काम करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है, एंजियोटेंसिन 1 जब कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में, तो ये क्या करता है, किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड बैठा था, ये किडनी थी, उसके ऊपर क्या बैठा था, एड्रिनल ग्लैंड। बताया था ना आपको स्ट्रक्चर में, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड पाया जाता है उसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड को इंफॉर्मेशन देता है और वो हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको बोला जाता है एल्डोस्टेरोन। एंजियोटेंसिन 2 एक्सिलरेट एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एंजियोटेंसिन स्टिमुलेट करता है किसको, एड्रिनल ग्लैंड को। किस चीज के लिए, टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। समझ में आया क्या होता है? सबसे पहले ब्लड प्रेशर लो होता है, किडनी रेनिन एंजाइम सीक्रेट करती है। रेनिन एंजाइम क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। फिर एक
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आता है हमारे लंग्स से, जो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन क्या करता है, हमारा स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को, जो रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन। और फिर एल्डोस्टेरोन क्या करता है दोस्तों, एल्डोस्टेरोन फिर किडनी को ये इंफॉर्मेशन देता है कि भाई तुम्हारे अंदर से बहुत सारा ब्लड और आयंस लूज हो जा रहे हैं, बह जा रहे हैं, कुछ करो। तो किडनी फिर क्या करती है, causes the kidney to reabsorb water and sodium to increase blood volume and blood pressure। ब्लड प्रेशर समझ में आया क्या होता है। जब हमारा बीपी लो होता है तो हमारी किडनी एक एंजाइम सीक्रेट करती है जिसको बोला जाता है रेनिन। रेनिन क्या करता है, हमारे लीवर से जो प्रोटीन निकलता है जिसको बोला जाता है एंजियोटेंसिनोजन, इसको क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिर एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करने के लिए एक और एंजाइम आता है जिसको बोला जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी कि एस, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एस। ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट करता है किसको, एड्रिनल ग्लैंड को, किस चीज के लिए, एक नया हार्मोन सीक्रेट करने के लिए जिसको बोला जाता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये किडनी को सतर्क करता है या इन्फॉर्म करता है या जगा देता है, क्या करने के लिए कि भैया तुम अपना जो है, जो ब्लड वॉल्यूम एक्सेस बाहर जा रहा है जिसकी वजह से बीपी लो हो रहा है, आप उसके लिए कुछ करो। तो किडनी क्या करती है, फिर जो भी सोडियम और वाटर या फ्लूइड जब जा रहा है उसको वापस रोकती है और रिस्टोर करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो समझ में आया। RAAS सिस्टम समझ में आया, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा किडनी का जो फंक्शन होता है वो होता है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखना। एसिड बेस बैलेंस में क्या होता है, हमारा पीएच को मेंटेन किया जाता है। पीएच को मेंटेन किया जाता है, कैसे किया जाता है, जो हमारा हमारा जो नेफ्रॉन का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह है, इसके अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। ये क्या करता है, जब हमारा फ्लूइड और आयंस फिल्टर होकर के आगे आता है तो हमारे जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थे और जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, ये क्या करते हैं, हमारे जो बाइकार्ब्स होते हैं उसको रीअब्जॉर्ब करते हैं और जो कम पड़ता है उसको वापस ये नया जनरेट करते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयंस की एक्सेस बढ़ जाती है,
उसको एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट हाइड्रोजन आयन। क्या होता है, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के द्वारा या और बाकी कई प्रोसेस से हमारी बॉडी में हाइड्रोजन के अमाउंट बढ़ते हैं। जब ये किडनी में जाते हैं तो हमारी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसके जो सारे लूप्स होते हैं या फोर्स जिसको बोला जा रहा है, कौन कौन से, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और नीचे क्या है हमारा मेडुलरी लूप। ये सब क्या करते हैं, आयंस को रिब्जॉर्ब करते हैं और हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रीट करते हैं शरीर से बाहर जाने के लिए। साथ ही साथ ये किसका रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन एंड जनरेशन ऑफ बाइकार्ब्स, बाइकार्बोनेट्स। इसका क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन करते हैं और रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर का एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रहता है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारा क्या, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सेम चीज जो नेफ्रॉन करता है, नेफ्रॉन क्या करता है हमारा, एक्सेस वाटर जो रिटेन excess fluid loss and reabsorb fluids। क्या करता है ये, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस फ्लूइड, क्या जो फ्लूइड होता है हमारा, जो हमारा नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस के द्वारा आगे पास होता है, उसको ये वापस रीएब्जॉर्ब करता है। उसके अलावा क्या करता है, जो हमारा थर्स्ट मैकेनिज्म होता है, जो थर्स्ट मैकेनिज्म होता है, जो हमको लगता है कि हमको प्यास लगी है तो क्या करते हैं हम, पानी पिया जाता है, उसकी वजह से उसके साथ भी हमारा क्या होता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड का मेंटेन रहता है लेवल। समझ में आया, क्या होता है, एक्सेस फ्लूइड को लॉस होने से रोकता है, और जब हमको प्यास लगती है तो हम एक्स्ट्रा पानी पीते हैं, वो थर्स्ट मैकेनिज्म के अंदर आता है। आपको आगे की क्लासेस में बताया जाएगा थर्स्ट मैकेनिज्म क्या होता है। दोस्तों हमारी बॉडी में फ्लूइड का लॉस कैसे कैसे होता है ये जान लेते हैं। लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी, तो कैसे कैसे होता है ये, कैसे कैसे होता है। एक तो हमारा रेस्पिरेशन के थ्रू होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। जब हम सांस को एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो हमारे शरीर से वाटर जो है इवेपोरेट होता है, उसकी वजह से होता है। दूसरा हमारा स्किन के थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है किस तरह से, जो हमारा पसीना या स्वेट्स निकलता है उसके थ्रू। फिर साथ ही साथ कुछ हमारा स्टूल के रास्ते हमारा फ्लूइड लॉस होता है, और जो मेजर पोर्शन होता है फ्लूइड लॉस का वो होता है यूरिन के थ्रू। समझ में आया, जो मेजर पोर्शन होता है वो हमारा
यूरिन के थ्रू होता है। तो उस फ्लूइड लॉस को रोकने के लिए हमारा जो है नेफ्रॉन काम करता है, हमारे बॉडी फ्लूइड को एक्सेस लॉस होने से बचाने के लिए। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आपके लिए एक टास्क है जिसमें आप कमेंट्स में मेरे को ये बताएंगे कि हमारी यूरिन का पीएच कितना होता है। क्या बताएंगे आप? व्हाट इज पीएच ऑफ यूरिन? ये आपके लिए टास्क है जिसको आप अगली क्लास में मेरे को बताएंगे या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।